एपिसोड शुरू होता है और हम राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। राजा अपने सिंहासन पर बैठा है और उसके सामने कुछ सिपाही एक महिला को लेकर आते हैं जिसका नाम यॉन जी यंग है। वह शाही रसोई से है। जी यंग मन ही मन सोचती है, मैं जिस आदमी का सामना करने वाली हूँ वह जोसोन का सबसे बड़ा पेटू और सबसे खराब अत्याचारी है, योहुई गुन। इससे हमें पता चलता है कि यह राजा कितना खतरनाक है। दरबार में मौजूद मंत्री राजा से गुहार लगाते हैं कि इस महिला को मौत की सजा दी जाए क्योंकि इसने सिंहासन के आदेश को भंग किया है। वे सब एक साथ चिल्लाते हैं, कृपया सिंहासन के लिए आदेश पुनर्स्थापित करें। राजा बोलना शुरू करता है, कल रात इस महिला ने मुझे एक अजीब व्यंजन परोसा और मेरी इंद्रियों को भ्रमित कर दिया, इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ कि वह तुरंत हो। सब लोग सोचते हैं कि अब उसे मौत की सजा मिलेगी, लेकिन राजा एक चौंकाने वाला फैसला सुनाता है, मुख्य शाही कुक के रूप में नियुक्त। यह सुनकर दरबार में मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। एक औरत, और वो भी मुख्य शाही कुक? राजा जियंग से कहता है, आज से तुम हर दिन मेरे लिए खाना बनाओगी, बिना एक भी दिन चूके। लेकिन इसके साथ एक भयानक शर्त भी रखता है, अगर तुमने कभी एक ही डिश दोबारा परोसी या अगर खाना मेरी पसंद का नहीं हुआ तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। जी यंग अपने मन में सोचती है, तुम मजाक कर रहे हो। मेरा सपना तो एक 3 स्टार मिशेलिन शेफ बनने का था और आज मैं एक अत्याचारी की शेफ बन गई। राजा उससे पूछता है, कुछ कहना है या अभी मरना चाहती हो? जी यंग हार नहीं मानती। वह मन में ठान लेती है कि वह किसी भी हाल में जिंदा रहेगी और वापस जाएगी। वह राजा के सामने झुककर कहती है, मैं आपको अपने भोजन से भ्रमित करने की दोषी हूँ। हालांकि हमारा यह अनुबंध पूरी तरह से उचित नहीं है। मैं अंत तक अपनी पूरी क्षमता से आपकी सेवा करूंगी। अब स्टोरी का फ्लैशबैक में जाती है। जी यंग हमें बताती है, मेरा नाम यॉन जी यंग है और आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैं साल 2025 से हूँ। सीन फ्रांस में एक बहुत बेडी डिडी कुकिंग प्रतियोगिता ला पोले डियोर का है। यह प्रतियोगिता का फाइनल है और थीम है एक राजा के लिए भोजन बनाना। जी यंग भी फाइनलिस्ट में से एक है। प्रतियोगिता के आखिरी 5 मिनट बचे हैं, तभी जी यंग का स्टोव काम करना बंद कर देता है। होस्ट घोषणा करता है कि अगर समय पर डिश पूरी नहीं हुई तो प्रतियोगी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जीतने वाले को 1 लाख यूरो और एक मिशेलिन 3 स्टार रेस्टोरेंट में हेड शेफ की नौकरी मिलेगी। जी यंग हार नहीं मानती। वह कुछ अनधिकृत सामग्री का इस्तेमाल करके आग जला लेती है और अपने स्टेक को पकाने लगती है। वह कहती है, एक अधूरा पकवान से बुरा कुछ नहीं होता। वह एक खास तकनीक का इस्तेमाल करती है जिसे मेलार्ड रिएक्शन कहते हैं, जिससे स्टेक पर एक अनोखा स्वाद आता है। समय खत्म हो जाता है और जी यंग अपनी डिश पूरी कर लेती है। अब जजिंग का समय है। दूसरे प्रतियोगियों की डिश को जज चखते हैं और मिली जुली प्रतिक्रिया देते हैं। फिर जी यंग की बारी आती है। वह अपनी डिश पेश करती है, एक वेनिसन चैटेaubriand, हिरण के मांस का स्टेक जिसे चावल के भूसे पर स्मोक किया गया है और सॉस में कोरियाई ब्लैकबेरी और रेड जिनसिंग का इस्तेमाल हुआ है। जज उसकी डिश की स्मोकी सुगंध और रंगत से बहुत प्रभावित होते हैं। जी यंग बताती है कि यह एक शाही पकवान है जिसे सदियों पुरानी जोसोन राजवंश की स्ट्रॉ फायर ग्रिलिंग तकनीक से बनाया गया है। वह कहती है, यह अत्याचारी राजा येओन हिगुन का पसंदीदा व्यंजन था। जज जब डिश चखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। वे उसकी तकनीक, स्वाद और मांस के पकने के तरीके की बहुत तारीफ करते हैं। वे कहते हैं कि यह डिश परफेक्ट है और उन्हें हिरण के मांस की कोई महक भी नहीं आ रही है। अब प्रतियोगिता के विजेता की घोषणा का समय है। माहौल में बहुत तनाव है और आखिरकार होस्ट घोषणा करता है, इस साल की विजेता हैं कोरिया से मैडम येओन जी यंग। जी यंग खुशी से झूम उठती है। जज उसे बधाई देते हैं और कहते हैं कि जोसोन रॉयल व्यंजनों की उसकी पुनर्व्याख्या शानदार थी और वह हैप्पी क्योर रेस्टोरेंट की हेड शेफ बनने के लिए पूरी तरह से योग्य है। जी यंग अपना 1 लाख यूरो का चेक और ट्रॉफी लेती है और दर्शकों का धन्यवाद करती है। यह सीन उसकी मॉडर्न दुनिया की सबसे बीडीडी कामयाबी को दिखाता है, जिसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है।
इक्लिप्स लगने वाला है। जी यंग ये सुनकर और खुश हो जाती है कि वो ये नज़ारा प्लेन से देख पाएगी। तभी उसके पिता उसे एक काम सौंपते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने सोरबोन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पियरे से जोसोन राजवंश की एक पुरानी ऐतिहासिक किताब मंगवाई है जो उसके होटल में भेज दी गई है। वो उसे अपने साथ वापस लाने के लिए कहते हैं। तभी उसकी नजर किताब के पहले पन्ने पर लिखे एक संदेश पर पीडीडी रहती है। यह किसी का लिखा हुआ एक इमोशनल नोट है। मेरे प्यारे प्रिय, यदि तुम किसी दिन यह पढ़ो तो क्या तुम मेरी तरफ वापस आ सकते हो? जी यंग सोचती है कि यह तो जोसोन राजवंश का कोई रोमांस नॉवेल लगता है। जैसे ही वो यह पढ़ती है, किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं और किताब से एक सुनहरी रहस्यमयी रोशनी निकलने लगती है। बाहर पूर्ण सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है और आसमान पूरी तरह से काला हो गया है। किताब से निकल रही रोशनी तेज हो जाती है। बाथरूम में बाथटब का पानी एक भंवर की तरह घूमने लगता है। जी यंग बुरी तरह डर जाती है। वो मदद के लिए चिल्लाती है, नमस्ते, कोई है? मुझे बचाओ। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो लॉक हो जाता है। एक अनजान ताकत उसे खींचकर बाथटब के भंवर में गिरा देती है। वो पानी के अंदर एक अंधेरी डरावनी जगह में फंस जाती है और इसी के साथ वो अपने समय से गायब हो जाती है। सीन अचानक बदलता है और हम जोसोन राजवंश में पहुंच जाते हैं, ठीक उसी जगह जहां हमने राजा को पहली बार देखा था। राजा योहुइगुन अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार कर रहा है। उसका ध्यान पूरी तरह से एक हिरण पर है और वो अपना धनुष बाण साध लेता है। जैसे ही वो तीर चलाने वाला होता है, अचानक आसमान में अंधेरा छाने लगता है। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण का समय है। यह देखकर उसका सबसे वफादार सलाहकार चांग सीन परेशान हो जाता है। वो राजा से कहता है, विद्रोहियों का बैंड जो आपके पिछले शिकार के दौरान दिखा था फिर से हमला कर सकता है। कृपया महल वापस लौट चलें। लेकिन राजा पर उसकी बात का कोई असर नहीं होता। वो उसे डांटते हुए कहता है, तुम बहुत ज्यादा चिंता करते हो। राजा के लिए यह दिन शिकार छोड़ने के लिए नहीं बल्कि और भी खास हो गया है। वो कहता है, यह दिन शिकार यात्रा को छोटा करने के लिए बहुत खास है। अब सीन जंगल से महल में शिफ्ट होता है। यहाँ रानी माँ, राजा की दादी और दूसरे दरबारी एक साथ बैठे हैं, लेकिन माहौल बहुत तनावपूर्ण है। वे इस बात से बेहद नाराज और चिंतित हैं कि राजा ने सूर्य ग्रहण के दिन होने वाले सबसे जरूरी अनुष्ठान गुसिक्री मोक्ष अनुष्ठान उदह दिया है और शिकार पर चला गया है। एक दरबारी कहता है, यह तो आकाश का तरीका है राजा के गलत कामों को फटकारने का। वे सब मानते हैं कि राजा का यह व्यवहार देश के लिए अशुभ है। उनकी बातों से पता चलता है कि राजा के इस अजीब बर्ताव के पीछे उसकी चौथी पत्नी जूनियर कंसोर्ट का हाथ हो सकता है, जिसके खिलाफ विद्वान लोग याचिकाएं दे रहे हैं। लेकिन रानी माँ को लगता है कि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। वो धीरे से कहती हैं, क्या यह हो सकता है कि महामहिम को याद है कि रानी राजा की माँ के साथ क्या हुआ था? मुझे विश्वास है कि वह वर्ष के इसी समय के आसपास मरी थी। इससे हमें एक बड़ेदा हिंट मिलता है कि राजा का यह गुस्सा और लापरवाही उसके दर्दनाक अतीत से जुड़ी हुई है। कहानी वापस शिकार के मैदान में आती है। राजा अपने सैनिकों के सामने एक बड़ी घोषणा करता है। वो कहता है, शिकार के बाद मैं ग्योंगी गवर्नर के कार्यालय जाऊंगा। जो कोई भी आज सबसे ज्यादा हिरण मारेगा उसे एक विशेष पुरस्कार मिलेगा। यह सुनकर सैनिक जोश में भर जाते हैं और शिकार के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी उसका सलाहकार चांग सीन फिर से अपनी चिंता जाहिर करता है। वो कहता है, हाँ, मैं भी गुसिक्री को लेकर चिंतित हूँ। वो राजा को एक पुरानी कहावत याद दिलाता है। कहते हैं कि अगर राजा अनुष्ठान को याद करता है तो वह आकाश को गुस्सा कर सकता है और एक ग्विन्यो यानी एक महिला भूत प्रकट हो सकती है। राजा यह सुनकर हंसता है और इसे अंधविश्वास बताकर उड़िए देता है। वो कहता है, एक महिला भूत,
इस नव कन्फ्यूशीवाद के युग में? उसे इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यह अफवाह उसके दिमाग में बैठ जाती है। ठीक उसी समय उसी जंगल में एक अजीब घटना घटती है। हमारी मॉडर्न शेफ यॉन जी यंग, जो 2025 से रहस्यमयी ढंग से गायब हुई थी, अचानक एक बड़े जाल में फंसी हुई मिलती है। उसे समझ नहीं आता कि वो यहाँ कैसे पहुंची। वो अपने चारों ओर घने जंगल को देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है, मैं फाइटोनसाइड पेडों से निकलने वाली गंध क्यों सूंघ रही हूँ। वो घबराकर अपना फोन निकालती है, ये देखने के लिए कि वो कहाँ है, लेकिन फोन में कोई सिग्नल नहीं होता। वो चिल्लाती है, नमस्ते, क्या कोई बाहर है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उसे लगता है कि उसके साथ कोई बहुत बड़ी तबाही हुई है। वो सोचती है, मैं किस देश में हूँ, पृथ्वी पर मैं कहाँ हूँ। उधर राजा और उसके सैनिक एक चालाक लोमड़ी का पीछा कर रहे होते हैं। राजा उस लोमड़ी पर निशाना साधकर तीर चलाता है, लेकिन वो तीर लोमड़ी को लगने के बजाय जी यंग के ठीक बगल से गुजरता है, जिससे वो बुरी तरह डर जाती है। जी यंग को जब एहसास होता है कि कोई उस पर तीर चला रहा है, तो वो गुस्से में चिल्लाती है, इस तरफ निशाना मत लगाओ, गोली मत चलाओ। वो उन्हें बताने की कोशिश करती है कि लोमड़ी दूसरी तरफ भाग गई है। तभी राजा और उसके सैनिक घोड़ों पर सवार होकर उसके सामने आ जाते हैं। जी यंग उन्हें अजीब पारंपरिक कपड़ों में देखकर हैरान हो जाती है। उसे लगता है कि यह कोई फिल्म या ड्रामा की शूटिंग चल रही है और ये लोग एक्टर्स हैं जो अपने किरदार में कुछ ज्यादा ही घुस गए हैं। वो उनसे पूछती है, क्या आप कोरियाई हो? लेकिन राजा और उसके सैनिक उसे ऐसे घूर रहे होते हैं जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। तो दोस्तों, अब कहानी में वो पल आता है जिसका हम सबको इंतजार था। हमारे दो अलग अलग दुनिया के किरदारों का आमना सामना होता है। राजा अपने घोड़े पर बैठा है और जी यंग जमीन पर खड़ी टेढ़ी है। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी है। राजा के मन में शक गहराने लगता है। वो सोचता है, इसके बाल से लेकर इसकी पोशाक तक सब कुछ अजीब है। क्या इसके हाथ में चांदी का खंजर है? दरअसल वो जी यंग की स्टन गन को खंजर समझ रहा होता है। जी यंग गुस्से में है क्योंकि उस पर तीर चलाया गया था। वो कहती है, अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, तो पहले तुम्हें अपना परिचय देना चाहिए। राजा उसकी इस बेबाकी से हैरान है। जी यंग आगे कहती है, तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? मैं चिल्ला रही थी कि लोमड़ी दूसरी तरफ गई है। राजा शांत भाव से जवाब देता है, मैंने सुना था। यह सुनकर जी यंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। फिर भी तुमने मुझ पर निशाना क्यों साधा? क्या तुम पागल हो? राजा उसके सवाल का जवाब देने के बजाय अपने ही शक में डूबा रहता है। उसे अपने सलाहकार की बात याद आती है कि अनुष्ठान छोड़ने पर ग्विन्यो, महिला भूत, प्रकट हो सकती है। वो जी यंग से पूछता है, क्या तुम इंसान हो या भूत, या तुम 9 पूंछ वाली लोमड़ी हो? जी यंग को यह सवाल इतना अजीब लगता है कि उसे समझ नहीं आता कि वो हंसे या गुस्सा करे। वो कहती है, मैं सिर्फ एक इंसान हूँ। जी यंग को अब भी लग रहा है कि ये सब किसी फिल्म की शूटिंग का हिस्सा है और ये आदमी एक एक्टर है जो अपने किरदार से बाहर नहीं आ रहा। वो कहती है, मैं सिर्फ कोई भी इंसान नहीं हूँ, मैं एक 3 स्टार मिशेलिन शेफ हूँ। राजा को शेफ जैसा शब्द बिल्कुल समझ नहीं आता और उसका शक और भी पक्का हो जाता है कि यह जरूर कोई ग्विन्यो है। वो उसे भिखारी भूत कह देता है। ये सुनकर जी यंग का सब्र जवाब दे जाता है। वो गुस्से में कहती है, ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैं अभी भिखारी जैसी दिख रही हूँ, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम नॉर्मल दिख रहे हो? राजा इस बात पर भड़क जाता है कि एक आम औरत उसे तुम कहकर बुला रही है। जी यंग अब भी उसे एक एक्टर समझकर पूछती है, क्या तुम कोई ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म कर रहे हो? राजा को उसकी कोई बात समझ नहीं आती और वो फिर से उस पर धनुष तान लेता है। जी यंग उसे चुनौती देती है, ठीक है, गोली मारो। राजा सच में तीर चला देता है जो उसके हैंडबैग में जाकर लगता है। ये देखकर जी यंग बुरी तरह डर जाती है। वो गुस्से में कहती है, तुम घोड़े से नीचे उतरो, मेरे पास ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है, तुम मरे। ये कहकर वो अजीब अजीब ताइक्वांडो पोज बनाने लगती है, जिससे राजा और भी चिढ़ जाता है। जी यंग जब देखती है कि उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा, तो वो अपना आखिरी हथियार निकालती है, अपनी स्टन गन। वो राजा को धमकाती है। ये 1000 वोल्ट का झटका देता है। राजा उसे चांदी का खंजर समझकर सतर्क हो जाता है, लेकिन जैसे ही जी यंग बटन दबाती है, स्टन गन से सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी निकलती है और वो बंद हो जाती है। जी यंग का दिल बैठ जाता है। उसे लगने लगता है कि यह कोई मजाक नहीं है। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है कि यह एक सपना हो। तभी अचानक जंगल से कुछ लोग निकलते हैं जिनके चेहरे पर मास्क हैं और हाथों में हथियार हैं।
ये असली विद्रोही हैं। उनमें से एक राजा पर तीर चलाता है। विद्रोहियों के हमले से भगदड़ मच जाती है। इसी अफरा तफरी में जी यंग और राजा दोनों लुढ़क कर एक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। जी यंग जब उठती है तो देखती है कि राजा की छाती में एक तीर लगा हुआ है और वो बेहोश है। अब उसे पूरी तरह यकीन हो जाता है कि यह सब असली है, कोई शूटिंग नहीं चल रही। उसके अंदर का इंसान जाग जाता है। वो कहती है, मैं किसी मरीज को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। वो तुरंत अपने हैंडबैग से फर्स्ट एड का सामान निकालती है। वो राजा की शर्ट फाड़ती है, घाव पर मरहम लगाती है और खून रोकने के लिए कपडिद्दे की पट्टी बांध देती है। वो मदद बुलाने के लिए अपना फोन ढूंढती है, लेकिन उसे याद आता है कि उसका हैंडबैग तो तीर लगने से खराब हो गया था। जैसे ही जी यंग राजा की जेब में फोन ढूंढने की कोशिश करती है, राजा की आंख खुल जाती है। वो जी यंग को अपने ऊपर झुका हुआ देखकर गलत समझ लेता है। उसे लगता है कि जी यंग विद्रोहियों के साथ मिली हुई है और उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। वो गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मुझे अपने अजीब शब्दों से फंसाने की कोशिश कर रही हो? जी यंग गुस्से से लाल हो जाती है। वो चीखती है, तुम पागल हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैंने तुम्हारा खून रोका है? मैंने तुम्हारी जान बचाई है। राजा उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि जी यंग ने उसे किसी वजह से जिंदा रखा है। वो उसे मारने के लिए उस पर झपटता है, लेकिन जी यंग उसे रोक लेती है। राजा उसे ग्विन्यो कहकर मारने की धमकी देता है। जी यंग गुस्से में कहती है, जो सोन के राजा के तौर पर मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, चुप रहो। यह सुनकर राजा चौंक जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस औरत को कैसे पता कि वो राजा है।